गांधी का भाषण के चर्चा में है। राहुल गांधी ने अपने आक्रामक शैली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, वह अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है संसद के अंदर परफॉर्मेंस का, उसमें माना जाता था कि एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से वक्ताओं की तादाद ज़्यादा होती थी और एनडीए और बीजेपी की तरफ से जो लोग संसद के अंदर अपना वक्तव्य देते थे, विपक्ष के सवालों का जवाब देते थे, उनके अंदर आक्रामकता ज़्यादा होती थी, वे तार्किक ज़्यादा होते थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता था। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। लेकिन इस बार संसद का नज़ारा काफ़ी बदल चुका है। एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों तरफ से लगभग बराबर का टक्कर है और इंडिया अलायंस की तुलना में एनडीए की तरफ से जो वक्ता संसद के अंदर खड़े होते हैं, उनके जवाबों में, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों में उस तरह का कॉन्फिडेंस, उस तरह की तार्किकता नज़र नहीं आती है जिस तरह का कॉन्फिडेंस, जिस तरह का आक्रामकता, जिस तरह का कॉन्फिडेंस और हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन की शैली है वह इंडिया अलायंस के सदस्यों में देखने को मिलती है। राहुल गांधी ने इस साल जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो अपने पहले भाषण में उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र किया था और उस समय भी उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भगवान शंकर के अभय मुद्रा से की थी और उनके अलग अलग रूपों का वर्णन करके भारतीय जनता पार्टी के सामने गंभीर चुनौती पेश की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, समाज में नफरत पैदा करने की राजनीति करते हैं, जबकि भगवान शंकर से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान शंकर का जो पूरा दर्शन है वह समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का रहा है, चाहे वो चर अचर, पशु पक्षी, जितने भी प्राणी हों धरती पर। इस बार भी अपने भाषण की शुरुआत में राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का जिक्र किया, उसी चक्रव्यूह का जिसका वर्णन के महाभारत में है और जिसमें गीता में और महाभारत में कहा गया है कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को छल और कपट के जरिए कौरवों की तरफ से मार दिया गया था चक्रव्यूह की रचना करके। राहुल गांधी ने बहुत ही खूबसूरती से अपने भाषण की शुरुआत चक्रव्यूह का उदाहरण करके देकर दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से चक्रव्यूह का फॉर्मेशन हुआ था उसी तरह से इस समय देश में राजनीति हो रही है और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समाज को खांचों में बांटने की कोशिश कर रहा और समाज के अलग अलग वर्गों को चक्रव्यूह में फंसाकर उनको अहित करने में लगा हुआ है। लेकिन इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा और जो इस बार के चुनाव परिणाम हैं उससे जाहिर हो गया है कि इस बार देश की जनता जागरूक हो गई है, उठकर खड़ी हो गई है और वह भारतीय जनता पार्टी के हर उस साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मैं यहाँ और डिटेल में चर्चा करूँ इसके पहले एक बात और साफ कर देना जरूरी है कि राहुल गांधी जिस तरह से, चाहे लोकसभा का चुनाव प्रचार हो तब या लोकसभा के परिणाम आने के बाद लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, उसको लेके बीजेपी का नेतृत्व, बीजेपी और एनडीए की सरकार लगातार राहुल गांधी पर और विपक्ष पर देश को गुमराह करने का, देश में भ्रामक स्थिति पैदा करने का आरोप लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी
देश की जनता को वर्ग लाने में लगे हैं, देश की जनता को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, अग्निवीरों की नियुक्ति का सवाल हो, या और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसान, बेरोजगार, नौजवान, इन सभी मुद्दों पर राहुल गांधी की कोशिश देश को गुमराह करने की है, देश में भ्रामक स्थिति पैदा करने की। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष हर उस मुद्दे की तलाश में रहता है जिस मुद्दे को उछालकर वह सत्ता पक्ष को कठघरे में खड़ा कर सके, सत्ता पक्ष के सामने एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा कर सके। तो अगर राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के बाकी दलों की तरफ से इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो एक विपक्षी राजनीति का अहम हिस्सा माना जा सकता है। गीता में भी कृष्ण ने कहा था कि राजनीति में कोई भी चीज अर्थ अनर्थ नहीं होता है, हर चीज जायज होता है युद्ध के क्षेत्र में और राजनीति में। तो जब राजनीति के मैदान में एनडीए और इंडिया अलायंस के सभी दल एक दूसरे के मुकाबले हैं तो दोनों की कोशिश होगी एक दूसरे को शिकस्त देने की, अपने कन्वीनियंस से मुद्दों को उछालने की, और राहुल गांधी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस खूबसूरती से एक दिन पहले लोकसभा के अंदर चक्रव्यूह के फॉर्मेशन का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर योजना, जातीय सर्वेक्षण, किसानों का एमएसपी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को मौजूदा सरकार चक्रव्यूह में फंसाकर देश की जनता को धोखा दे रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के सपोर्ट में भगवान शंकर की बारात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के मिजाज, देश के डीएनए को समझने में विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी को भगवान शिव की बारात से सबक लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत के डीएनए में भगवान शिव की बारात का वो जीवन दर्शन शामिल है। जिस तरह से भगवान शिव के बारात में हर तरह के लोग सम्मानित अतिथि के रूप में हिस्सा लिए थे, भागीदारी किए थे, उसी तरह से भारत का डीएनए है। इसमें गरीब, नौजवान, किसान, बेरोजगार, हर तबका शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पूरे इस भारतीय समाज को अलग अलग खेमों में बांटकर अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा किया जाए और सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। जब राहुल गांधी चक्रव्यूह और महाभारत और भगवान शिव की बारात का जिक्र कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो मेंबरान थे वो काफ़ी उत्तेजित हो गए। लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ शोर शराबा किया जाता रहा, उनकी तरफ से सिर्फ संसद की प्रोसीडिंग की दुहाई दी जाती रही, उनकी तरफ से सिर्फ ये कहा जाता रहा कि राहुल गांधी संसद की कार्रवाई का जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह के माइथोलॉजी का हवाला देकर, जिस तरह से भगवान शिव को आगे करके, जिस तरह से चक्रव्यूह के फॉर्मेशन की बात करके अपने पॉलिटिकल स्पीच को आगे बढ़ाया जा रहा था, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतना प्रभावी तरीके से देखने को और सुनने को नहीं मिला। और शायद यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक समय में मानी जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी में वक्ताओं की लंबी फहरिस्त रहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक प्रखर वक्ता होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष की तुलना में बहुत ही आर्टिकुलेट, बहुत ही मेथोडिकल तरीके से अपनी बात रखते हैं। लेकिन वो सारे जो एलिमेंट्स हैं, वे जो सारे मेरिट्स हैं, इस बार के लोकसभा के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के मुकाबले, चाहे टीएमसी के सदस्य हों, समाजवादी पार्टी के सदस्य हों या कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों,
वो ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज़्यादा आर्टिकुलेट और ज़्यादा मेथोडिकल तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मेंबरान सदन के अंदर लगातार डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से वही एक पुराना नारा, भारत माता की जय, नमो नमो, नरेंद्र मोदी, यही जो नारे पहले से लगाए जाते रहे हैं वही नारे इस बार भी सुनाई दे रहे हैं संसद के अंदर, बजाय कि राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए मुद्दों का कोई सकारात्मक, कोई प्रभावी तरीके से जवाब दिया जाए। राहुल गांधी ने जिस खूबसूरती के साथ इस बार के यूनियन बजट का एक एक करके उसका विश्लेषण किया है, उसमें खामियां उजागर की है। अब देखना है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जब जवाब आएगा तो राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए उन मुद्दों पर कितना प्रभावी जवाब देखने को और पढ़ने को मिलता है। लेकिन इस बार के लोकसभा की कार्रवाई में, संसद की कार्रवाई में एक बात काफ़ी साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जिस तरह से 2014-2019 में संसद की कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी हावी रहती थी विपक्ष पर, इस बार वैसा नज़ारा नहीं है। इस बार दोनों तरफ से बराबरी का दृश्य दिखाई दे रहा है और कई बार, कई मौक़ों पर, कई मुद्दों पर भाजपा की तुलना में विपक्ष की तरफ से ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बातें कही जा रही हैं। और इस तरह के अगर यही प्रयास रहा तो आने वाले समय में धीरे धीरे इंडिया अलायंस के मेंबरान का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए अलायंस को और अधिक तैयारी करके सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना पड़ेगा। नमस्कार, थैंक यू।